नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारा टॉपिक जो चल रहा था व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। व्यक्ति विभिन्नता के साथ साथ हमने सबसे पहले इसके अंदर दो प्रकार के सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में हमने सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक की बात की, उसके बाद में हमने पिछड़ा बालक की बात की, इसके बाद में हमने बात की थी मंदबुद्धि बालक की। उसके बाद में मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। मंदबुद्धि बालक के बारे में हमने बात की थी। मंदबुद्धि बालक के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। मंदबुद्धि बालक उसी प्रकार से असहाय होता है जिस प्रकार से एक शारीरिक रूप से विकलांग बालक शारीरिक कार्य करने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार मंदबुद्धि बालक किसी भी प्रकार का मानसिक कार्य करने में असमर्थ होता है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मंदबुद्धि बालक के साथ क्या विशेषता होती है कि उसका मानसिक विकास रुक जाता है, बाकी शारीरिक विकास उसका कंटिन्यू बना रहता है। तो शारीरिक विकास उसका चलता रहता है, मानसिक विकास उसका अटक जाता है 4 साल पे, 5 साल पे, 3 साल पे। और वो 20 साल का, 25 साल का होने के बावजूद भी वो जो है छोटे बच्चों के समान व्यवहार करता है। उसका विकास बहुत धीमी गति से होता है, मानसिक विकास उसका नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं उसका शैक्षिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी मंदबुद्धि बालक है, ठीक है ना, मंदबुद्धि बालक है, लेकिन मंदबुद्धि बालक के साथ साथ उसको अपना जीवन यापन करना होगा। समाज में उसको अपना किसी भी प्रकार से अपना निर्वाह करना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताओं में उसे पूर्ति करनी होगी। और इन्हीं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको दी जाए। देखिए, हम एक साधारण बालक की बात करते हैं, सामान्य बालक की बात करते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक की बात करते हैं, एक सृजनशील बालक की बात करते हैं। सभी के लिए शिक्षा का स्वरूप अलग प्रकार से होता है। उनको शिक्षा दी जाती है कामयाब बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना, बहुत ऊंचे पद को अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये मंदबुद्धि बालक है, ये ना किसी प्रकार का पद प्राप्त करने वाला है, ना किसी प्रकार की नौकरी लगने वाला है, डॉक्टर, इंजीनियर, इसी प्रकार की कोई कल्पना इससे नहीं की जा सकती है। इसे तो केवल इतनी शिक्षा दी जाए कि अपना रोटी, कपड़ा और मकान, अपने स्वयं की देखभाल आदि सभी चीज़ें आराम से वो कर सके, अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इस प्रकार से इसको शिक्षा दी जानी चाहिए। और इस प्रकार की शिक्षा में उसका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। मंदबुद्धि बालक जो होता है, बालक की कक्षा में छात्र संख्या 15 से अधिक नहीं हो, देखिए, हमने पिछड़ा बालक के बारे में भी बात की थी। पिछड़ा बालक में हमने बात की थी छात्र संख्या 20 तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मंदबुद्धि बालक और भी ज़्यादा कमजोर है, और भी ज़्यादा शिथिल है, मानसिक कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ है। तो यहाँ पे उसकी संख्या 15 बहुत ज़्यादा होती है। 15 से उसकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 15 से संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक अध्यापक उसके पास नहीं पहुँच पाता है, और अध्यापक जब तक उसके पास नहीं पहुँच पाता है उसकी शिक्षा व्यवस्था जो स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी हम बात करते हैं सामाजिक प्रशिक्षण, सामाजिकता की शिक्षा। मंदबुद्धि जो बालक होता है उसको हम किसकी शिक्षा देते हैं? सामाजिकता की शिक्षा देते हैं। और सामाजिकता की शिक्षा उसको किसके माध्यम से देंगे? खेल के माध्यम से देंगे, पर्यटन के माध्यम से देंगे, या फिर सामूहिक कार्य। देखिए, मंदबुद्धि बालक जो होता है उसके लिए सामाजिकता की शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और आवश्यक क्यों होती है, इसके बारे में हमने जो पिछला जो रिव्यू था उसके अंदर भी हमने बात की कि एक मंदबुद्धि बालक है, उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। और जब व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं होता है तो उसमें निश्चित रूप से मान के चलिए कि सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। एक पशु होता है, उसका मानसिक विकास नहीं होता है, तो पशु का मानसिक विकास नहीं होता है तो उसके अंदर क्या होती है? केवल मूल प्रवृत्तियाँ हावी होती हैं। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के तक सोचता है, उसमें सामाजिकता का पूरी तरह अभाव होता है। उसी प्रकार मानसिक विकास के अभाव में यहाँ पर भी जो है वो सामाजिकता का अभाव पाया जाता है।
और सामाजिकता के अभाव के कारण मंदबुद्धि जो बालक है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, अपने भाई के साथ, बच्चे के साथ, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार किया कर सकता है। इसलिए उसको सामाजिकता की शिक्षा बहुत अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। और ये सामाजिकता की शिक्षा खेल के माध्यम से दी जा सकती है, पर्यटन के माध्यम से दी जा सकती है और सामूहिक कार्य के माध्यम से दी जा सकती है। तीसरा, इसको हम कह सकते हैं हस्त कौशल की शिक्षा। शिक्षा देखिए, पिछड़ा जो बालक था उसके अंदर भी हमने बात की थी कि पिछड़े बालक को हस्त कौशल की शिक्षा दी जाती है ताकि वो किसी क्षेत्र में पिछड़ गया है, वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गया है, तो हस्त कौशल की उसको शिक्षा दी जाए ताकि वो किसी क्षेत्र में अपना जो है एक काम कर सके, अपना जीवन यापन आराम से कर सके। इसी प्रकार से मंदबुद्धि जो बालक है वो मानसिक रूप से क्या हो चुका है, अविकसित है, और मानसिक रूप से अविकसित होने के कारण इसको जो है हस्त कौशल की शिक्षा दी जा सकती है। और ये हस्त कौशल की शिक्षा उसको अभ्यास के माध्यम से दी जा सकती है। अभ्यास और प्रशिक्षण, किसी भी प्रकार के अभ्यास के माध्यम से उसको हस्त कौशल की शिक्षा दी जा सकती है, या फिर किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से उसको जो हस्त कौशल की शिक्षा दी जा सकती है। क्योंकि इसको बार बार अभ्यास करवाकर ही कोई काम सिखाया जा सकता है। बुद्धि का इसके पास कोई संबंध नहीं है, बुद्धि का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। बार बार अभ्यास कराएंगे, बार बार प्रशिक्षण देंगे ताकि वो हस्त कौशल की शिक्षा देंगे, और हस्त कौशल की शिक्षा प्राप्त करके वो अपना जीवन यापन, रोटी, कपड़ा और मकान, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं शारीरिक देखभाल की शिक्षा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मंदबुद्धि जो बालक होता है उसके पास मानसिक विकास का अभाव है, और उसकी देखभाल जो है मम्मी पापा उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन मम्मी पापा, माता पिता उसकी कब तक देखभाल कर पाएंगे? कुछ निश्चित समय तक उसकी देखभाल कर पाते हैं, लेकिन जब उसके माता पिता नहीं रहेंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अपने खुद के निजी जो काम होते हैं, नहाना धोना, अपना खाना खाना, ये कुछ निजी काम होते हैं, उनकी स्वयं की देखभाल के लिए उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो अपना देखभाल खुद कर सके, अपने जो निजी कार्य होते हैं वो स्वयं वो कर सके। तो शारीरिक देखभाल की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। पांचवी, आचरण की शिक्षा। आचरण की शिक्षा देखिए, सामान्य बालक होता है, जब से हमारे घर में, परिवार में पैदा होता है तब से ही वो अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, अन्य लोगों को देखता रहता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता रहता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है और बुद्धि के कारण वो अनुकरण के माध्यम से लगातार सीखता ही रहता है। यहाँ पर ये मंदबुद्धि बालक है, इसके पास बुद्धि का अभाव है, ये अनुकरण के माध्यम से चीज़ें नहीं सीख पाता है, इसको अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी घर पे आता है, भाई बहन है, माता पिता है, किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए इसे नहीं पता होता है, तो इसको इसके संबंध में जानकारी दी जाती है कि ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, इसके साथ ऐसा व्यवहार, ये चीज़ें बार बार उसको सिखाई जाती है, बार बार उसको सिखाई जाती है, और बार बार जब हम उसको सिखाते हैं तो आचरण की शिक्षा उसको दी जाए, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। नंबर इसके बाद में अगला हम बात करते हैं बोलने, लिखने, वो है पढ़ने की सामान्य शिक्षा। देखिए, मंदबुद्धि बालक है, उसको हम शिक्षा देते हैं, लेकिन उसको शिक्षा केवल इतनी ही देते हैं कि उसका केवल जीवन यापन हो सके। देखिए, हमें उससे कोई नौकरी नहीं करवानी है, उसको हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, हमें केवल उसको इतना तैयार करना है कि वो अपना जीवन का निर्वाह कर सके। तो उसको मामूली थोड़ा बहुत पढ़ने, थोड़ा बहुत लिखने का सामान्य जो शिक्षा है उसको दे दी जाती है ताकि वो अपने जीवन निर्वाह करने में उसका जीवन कर सके। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, स्थानीय यात्राओं की शिक्षा। स्थानीय यात्राओं की शिक्षा। देखिए, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एक मंदबुद्धि बालक है, मानसिक रूप से अविकसित बालक है, फिर इसको यात्रा की शिक्षा देना क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मंदबुद्धि बालक होते हैं, वो घर से बाहर निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, वापस आने में उनको बड़ी समस्या आती है, वापस घर नहीं पहुँच पाते। तो अगर वो घर से बाहर निकल जाते हैं तो वो किससे पूछेंगे, किससे बात करेंगे, क्या नाम बताएंगे, अपना एड्रेस क्या बताएंगे, कहाँ से क्या करना चाहिए, इस प्रकार
प्रकार की यात्राओं की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए, कौन सी बस कहाँ से जाती है, कहाँ से किसको पूछना है, पुलिस वाले से बातचीत करनी है, अन्य लोगों से पूछना है, एड्रेस वगैरह है, मोबाइल नंबर, इस प्रकार की थोड़ी बहुत सामान्य जो ज्ञान है यात्राओं के बारे में उसको बता देना चाहिए, ताकि वो कभी ऐसा मौका है कि वो घर से बाहर निकल जाए तो वापस वो लौट कर अपने घर वापस से आ सके। इस प्रकार स्थानीय यात्राओं की शिक्षा दी जानी आवश्यक। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्थिक शिक्षा। देखिए, इस शिक्षा की मंदबुद्धि वालों को कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे अपना जीवन यापन करना है और उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो वो पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता उसकी पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें भी उसको जुटाने के लिए कम से कम थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति की आवश्यकता महसूस होती है। उसे आर्थिक शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो इस स्थिति में कैसे काम करेगा, किसके घर काम करेगा, क्या काम करेगा, इस प्रकार की थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाए ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो आर्थिक शिक्षा उसको दी जाती है। इसके बाद में जो है हम बात कर सकते हैं उत्तरदायित्व की शिक्षा। एक लास्ट में बात करते हैं उत्तरदायित्व की शिक्षा। मंदबुद्धि बालक जो होता है उसका उत्तरदायित्व है परिवार के प्रति, समाज के प्रति। देखिए, सामान्य बालक होता है उसको अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान स्वयं होता है, लेकिन यहाँ पर उसको उत्तरदायित्व का ज्ञान आपको कराना होगा कि किसके प्रति, माँ के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, घर के प्रति तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है। घर में कोई नहीं रहता तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, अपने स्वयं की देखभाल कैसे करनी है, घर के लोगों के प्रति तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है, इन सभी के बारे में उसको जानकारी देनी और उत्तरदायित्व की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। देखिए, शैक्षिक स्वरूप की हम बात करते हैं। मंदबुद्धि बालक की सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसकी जो कक्षा होती है उसमें छात्र संख्या 15 से अधिक नहीं लेनी है, क्योंकि 15 से अधिक छात्र संख्या लेंगे तो अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको मात्र 15 अध्यापक उसके पास ही रखेंगे। दूसरी बात, सामाजिकता की शिक्षा। देखिए, सामाजिकता की शिक्षा मानसिक विकास के अभाव में उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, इसलिए सामाजिक शिक्षा उसको दी जाती है। खेल, पर्यटन और सामूहिक कार्यों के माध्यम से उसको दिया जाता है। हस्तकौशल की शिक्षा, इसके बाद में शारीरिक देखभाल की शिक्षा, आचरण की शिक्षा, बोलने लिखने और पढ़ने की सामान्य शिक्षा, स्थानीय यात्राओं की शिक्षा, आर्थिक शिक्षा और उत्तरदायित्व की शिक्षा। इतनी सारी बात हम इसके बारे में कर चुके हैं। एक बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक में बहुत अंतर पाया जाता है, दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है। पिछड़ा जो बालक होता है वो किसी भी क्षेत्र में पिछड़ सकता है, मंदबुद्धि बालक जो होता है वो केवल मानसिक क्षेत्र में पिछड़ा होता है। मानसिक क्षेत्र में पिछड़ने के कारण वो सामाजिक क्षेत्र में भी पिछड़ जाता है, अन्य क्षेत्रों में भी पिछड़ जाता है। एक दूसरी बात हम करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक जो होता है उनके लिए और किसकी आवश्यकता होती है, योग्य अध्यापक की आवश्यकता होती है। और ये जो मंदबुद्धि बालक जो होता है उसके लिए किस अध्यापक की आवश्यकता होगी, इनके लिए व्यवहारिक अध्यापक की आवश्यकता होती है। इनके लिए अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो इनके अनुसार व्यवहार कर सके, इनके अनुसार आचरण कर सके, इनके अनुसार धैर्य रख सके, प्रत्येक बच्चे के पास पहुंचकर उसको जो है वो शिक्षा देने में सक्षम हो। हमें इस प्रकार के अध्यापक की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है मंदबुद्धि बालक जो है उसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। मंदबुद्धि बालक के बारे में हमने बात की कि 1913 में से पहले और इंग्लैंड में मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक को एक ही समझा जाता था। लेकिन 1913 के बाद में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इंग्लैंड में मेंटल डिफरेंसी एक्ट की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बारे में मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात की। ये शैक्षिक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में हम आगे